सभी दोस्तों को जय हिंद। तो आज हम लोग असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जीके जीएस का 3 प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं, तो उन प्रैक्टिस क्लास को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। साथ में साथ इंग्लिश का भी 7 प्रैक्टिस क्लास करा चुके हैं आप लोग को, तो उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। सभी क्लास का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी क्लास का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को पूरा लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र gives us information about the administration of which dynasty। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रकूट वंश, बी में है गुप्त वंश, सी में प्रतिहार वंश और डी में मौर्य वंश। तो राइट आंसर क्या होगा 1 का आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का। चाणक्य का ही अन्य नाम आपका क्या है? कौटिल्य है। और चाणक्य का एक और नाम है आपका विष्णुगुप्त है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो नाम है ये ज़्यादा प्रमुख नाम है। चाणक्य का और भी चाणक्य के नाम है, लेकिन कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो नाम है वो चाणक्य का प्रमुख नाम है। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन वाज इनग्रेव्ड बाय वोम। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, बी में है खारवेल, सी में है बिंबिसार और डी में है हर्षवर्धन। तो सेकंड का राइट आंसर आप लोग को बताना है कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल जो है वो कलिंग का राजा था। क्या था? कलिंग का राजा था खारवेल, और इसी ने हाथी गुफा शिलालेख का क्या किया था? उत्कीर्ण कराया था। और हाथी गुफा शिलालेख जो है वो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? उड़ीसा के उदयगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। क्या? हाथी गुफा शिलालेख। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। ऑप्शन नंबर ए में है वोल्गा नदी, बी में है डैन्यूब नदी, सी में है राइन नदी और डी में यूराल नदी। तो ये जो चारों नदी आप लोग को दिख रहा है ना, ये चारों नदी यूरोप की ही नदी है। ठीक है, लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है ये आप लोग को बताना है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका कौन है? डैन्यूब नदी आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यानी कि थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लेकिन वोल्गा नदी की बात करें तो ये आपका यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन है? डैन्यूब नदी है। और यूरोप में आप लोग का वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी, राइन नदी, यूराल नदी, ये सारे आपके यूरोप महाद्वीप के ही आपके नदी है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज सहारा डिजर्ट लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए में है यूरोप, बी में उत्तरी अफ्रीका, सी में एशिया और डी में है दक्षिण अमेरिका। तो फोर्थ का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि जो सहारा रेगिस्तान है ये आपके किस महाद्वीप में आते हैं। देखिए सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? सबसे गर्म मरुस्थल जो है ये आपका सहारा रेगिस्तान है, और ये आपका कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका में ये आपका स्थित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है
कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए में है 29 अगस्त 1947, बी में है 29 अगस्त 1948, सी में है 29 अगस्त 1949 और डी में है 29 अगस्त 1950। तो 5 का राइट आंसर बताना है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट द ड्राफ्टिंग कमिटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आप लोगों को बताना है कि 5 का राइट आंसर क्या होगा कि मसौदा समिति की जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए मसौदा समिति की बात करें तो मसौदा समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्या हुआ था? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। मसौदा समिति को हम लोग प्रारूप समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्रारूप समिति बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो मसौदा समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसको हम लोग प्रारूप समिति बोलते हैं और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? विच स्टेट वाज फॉर्म ऑन 21 जनवरी 1972? ऑप्शन नंबर ए में है गोवा, बी में उड़ीसा, सी में तेलंगाना और डी में मेघालय। तो आपको 6 का राइट आंसर बताना है कि 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा आप लोग का 1936 में आपका बिहार से अलग होकर एक राज्य बनाया गया था। तेलंगाना की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। तो और 1972 में मेघालय राज्य का गठन हुआ था। मेघालय के साथ साथ और कौन कौन से राज्य के गठन हुए थे? वो थे आपके मणिपुर आपका, और एक है आपका त्रिपुरा। ठीक, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ये तीनों राज्य का गठन हुआ था 1972 में। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, मेघालय। 1972 को मेघालय राज्य का गठन हुआ था। मेघालय के साथ साथ मणिपुर, त्रिपुरा का भी गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1962, सी में 1963, बी में और सी में 1973 और डी में 1960। तो 7 का राइट आंसर आपको बताना है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963। 1963 में जेवी कृपलानी, किसने? जेवी कृपलानी ने क्या किया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया था लोकसभा में। ठीक, तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। CRR का आपको फुल फॉर्म बताना है कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। CRR का फुल फॉर्म के बताने से पहले आप लोग को हम इसके और भी चीज़ के बारे में बता देते हैं। देखिए, एक आप लोग जानते हैं बैंक रेट होता है। क्या होता है? बैंक रेट। क्या होता है? बैंक रेट एक आप लोग का होता है। तो बैंक रेट के बारे में बात करें तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है कि वह दर जिस पर RBI कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है। क्या करता है? लोन देता है। बैंक रेट में क्या होता है कि इसमें RBI कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है। कितने? इसमें कम टाइम के लिए ऋण प्रदान करता है। क्या? कम टाइम के लिए लोन देता है RBI कॉमर्शियल बैंक को। बैंक रेट उसको कहते हैं। बैंक रेट के बाद एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में क्या होता है? यहाँ पर RBI कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उसको यहाँ पर बैंक रेट में क्या होता है ना कि बैंक रेट में लंबे टाइम के लिए लोन देता है और रेपो रेट में जो है वो कम टाइम के लिए लोन देता है। ठीक, बैंक रेट में क्या होता है? लंबे टाइम के लिए RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है और रेपो रेट में क्या होता है कि RBI कॉमर्शियल बैंक को कम टाइम के लिए ऋण देता है, यानी कि लोन देता है। उसके बाद आपका आता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इसमें RBI कॉमर्शियल बैंक को
यहाँ पर क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण नहीं देता, बल्कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है रिवर्स रेपो रेट में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है सीआरआर के बारे में बात करें तो सीआरआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैश रिवर्स रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैश रिवर्स रेशियो के बारे में बात करें तो सीआरआर क्या है? कैश रिवर्स रेशियो ये होता है कि यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देने से पहले अपनी पास एक रेशियो आरबीआई क्या करता है, जमा कर लेता है। ठीक है, अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है तो एक अनुपात अपने पास, कुछ अनुपात जितना आपका लोन देता है उतना अनुपात अपने पास क्या कर लेता है, रख लेता है। ठीक, तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका सीआरआर के बारे में आपको हम बता दिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, एक और दो बताते हैं। एक है आपका एसआरआर, इसका पूरा नाम क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को जब आरबीआई ऋण देता है तो अपने पास सिक्योरिटी के रूप में, जैसे कि कोई आपका डॉक्यूमेंट को हो गया, चाहे आपका कोई कुछ पैसा हो गया, सिक्योरिटी मनी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में कुछ अपने पास रख लेता है लोन देने से पहले कॉमर्शियल बैंक को। ठीक, तो ये सारा बता दिए। और एक और है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है कि यहाँ पर आरबीआई द्वारा प्रतिभूति जो होते हैं उसको खरीदा जाता है। क्या जाता है? प्रतिभूति को यहाँ पर खरीदा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। 8 के बाद हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। और आपको हम सारा बता दिए, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारा चीज़ आप लोग को हम बता दिए। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? व्हेन वाज द सेकेंड 5-year प्लान इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आप लोग को बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। ये जो आप पहला देख रहे हैं 1951 से लेकर 1956 है, ये आपका क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना है। क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना। 1956 से 61 तक की बात करिए, आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है। 1961 से 66 तक की बात करें तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है। और 1969 से 1974 ये आपका हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग चारों पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? हेरोल्ड डोमर ने। हेरोल्ड डोमर आपका मॉडल था। किसने दिया था? हेरोल्ड डोमर ने आपका पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विकास। क्या? कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास हुआ था, जिसमें हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी, भाखड़ा नंगल, ये सारे चीज़ का यहाँ पर स्थापना हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि 56 से लेकर 61 तक है, इसका मॉडल दिया था पीसी महानोपोलिस ने। और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योग और खनिज का विकास था। ठीक, इसलिए यहाँ पर 3 लौह इस्पात कारखाने भी स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि पहला है आपका भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर कोलकाता, राउरकेला उड़ीसा। भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़ में है, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। कोलकाता में जो दुर्गापुर जो आपका लॉ इस्पात है कोलकाता में, ये आपके किसके? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसको बनाया गया था। और उसके बाद बात करें राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, ये आपके जर्मनी के सहायता से आपका बनाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुई थी कि आपके भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपका अपनाया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पर इसका मॉडल, इसमें क्या उद्देश्य था? कृषि एवं उद्योग का विकास हुआ था। इसलिए आपका 1964 में बोकारो स्टील की स्थापना हुई थी, आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1965 की बात करें, 1965 में आपका एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो आपका मॉडल था वो डीआर गार्डिल ने दिया था। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। 1970 में क्या हुआ था? आपका श्वेत क्रांति हुआ था। और 1969 में क्या हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को पाँचों
वर्षीय योजना सॉरी 4 पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग बता दिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी आपकी 56 से 61, तीसरा आपका 61 से 66 और चौथा आपका 1969 से आपका 1974 हो गया, जो कि 1969 से लेकर आपका 1974 तक। तो 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, आपका 1956 से लेकर 61 तक चली थी, आपका 9 का राइट आंसर हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि पंचवर्षीय योजना जो है वो हम लोग किस देश से आप लिए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट, आलू, शकरकंद, गाजर, मूली। तो इसमें आपको बताना है कि कौन जड़ नहीं है। देखिए शकरकंद क्या है, एक जड़ है, गाजर भी क्या है, जड़ है, मूली भी क्या है, एक जड़ का उदाहरण है। देखिए जड़ जैसे कोई भी आपको ऑप्शन में दे दिया, आपको पहचाना है कि आपका जड़ है या नहीं। देखिए जड़ में क्या होता है, जिसमें क्या हो इस तरीके से हो, इस तरीके से फल में हो या फिर सब्जी में हो, वो आपका क्या होगा, जड़ का उदाहरण हो गया। तो शकरकंद में इसी तरीके का होता है, गाजर में भी, मूली में भी आपको इस तरीके का देखे होंगे। तो ये आपका सारा क्या है, जड़ का उदाहरण है। लेकिन आलू क्या है, एक जड़ का उदाहरण नहीं है, क्या है, तना का उदाहरण है। आगे चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, विच मेटल आर फाउंड इन क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए में जस्ता, बी में कोबाल्ट, सी में लोहा और डी में मैग्नीशियम। ठीक, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि धातुओं के जोड़ में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी कि जो बाइंडिंग होता है, वेल्डिंग जो होता है, इस वेल्डिंग करने में हम लोग कौन से गैस का यूज करते हैं, एथिलीन का, एसिटिलीन का, मीथेन का या फिर प्रोपिलीन का। तो देखिए ऐसे जो आपका वेल्डिंग होता है, लोहा को जोड़ते हैं तो वेल्डिंग कराया जाता है, तो उसमें कौन से गैस का यूज किया जाता है, एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12 का, एसिटिलीन गैस का यूज हम लोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए में है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी में Na2CO3 10H2O, NaHCO3 CaOH का होल। तो आपको राइट आंसर बताना है कि धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट इसको हम लोग बोलते हैं। Na2CO3 10H2 ये आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम लोग इसको बोलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है और जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो पानी का तल, जैसे कि एक आप गिलास है, इसमें पानी है, पानी के साथ हम बर्फ डाल दिए, तो आपको बताना है कि पानी का आयतन वो आपका बढ़ेगा या फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर ए में है कि बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा या फिर डी में पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो देखिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब भी पानी में बर्फ़ की बात करें, पानी में बर्फ़ है, जब वो पिघलेगा तो पानी का आयतन बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, आपका ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज। ठीक, 14 के बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है आपका, ये आपका बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए कि दाब बराबर यानी कि प्रेशर बराबर क्या होता है, घनत्व इनटू जी, यानी कि स्मॉल जी इनटू क्या होगा, आपका गहराई होता है। क्या होता है, गहराई होता है। जब आपका गहराई बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा। ठीक, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ए में 330 मीटर पर सेकेंड,
बी में 332 मीटर पर सेकेंड, सी में 280 मीटर पर सेकेंड और डी में है 432 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 16 का जो राइट आंसर ये आपका देखिए 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल किसने दी थी? वो किसने दी थी? आपका लाप्लास ने दी थी। क्या किसने दी? लाप्लास ने आपका दिया था। और 280 मीटर पर सेकेंड किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, जो कि आपका गलत था। और लाप्लास ने जो दिया आपका 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल, वो बिल्कुल सही थी। यानी कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, जो कि हाल ही में मनाया गया था। तो आप लोग को कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था। 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 17 मई की बात करें, 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमारी बात को सुनिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो और यहाँ पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यानी कि 17 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो गया। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज दी चमेली देवी अवार्ड गिवन? ऑप्शन नंबर ए में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, बी नंबर ऑप्शन में पत्रकारिता के क्षेत्र में, या फिर कृषि के क्षेत्र में। तो चमेली देवी जो पुरस्कार है ये जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? आप लोगों को पता है कि दादा साहेब जो पुरस्कार है ये आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो सबसे पहला ए नंबर ऑप्शन में है वो है आपका दिलीप कुमार, बी में देविका रानी, सी में राजकुमार और डी में है मिथुन चक्रवर्ती। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वो किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी को। और मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो ये आपका 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक, आप लोग से करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ ए वर्ड इज मेजर इन ऑप्शन नंबर ए में बाइट, बी में बीट, सी में मीटर और डी में किलोमीटर। तो मीटर या किलोमीटर तो होगा नहीं, तो बाइट होगा या फिर बीट होगा। आप लोग को बताना है बाइट होगा या फिर बीट होगा। जल्दी जल्दी बताइए तो आप लोग को कि बाइट होगा या फिर बीट होगा। जो आप कंप्यूटर को किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं आप लोग को? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग 20 क्वेश्चन तक आप लोग देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं क्लास। ऐसा नहीं है कि कुछ होते हैं कि बीच क्लास में चले जाते हैं, आधा देखते हैं, लास्ट तक आप लोग क्लास देखते हैं नहीं देखते हैं, या आप लोग देखते हैं। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके इसका बताइएगा। आप लोग को ये दोनों तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना है बाइट होगा या फिर बीट होगा कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना है।
2 ऑप्शन तो आप लोग का होगा नहीं, हिंट आप लोग को दे दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा 20 का। तो आज का हमारा यही था क्लास। 20 क्वेश्चन हम लोग किए। इन सभी आपको हिस्ट्री से भी कराया, ज्योग्राफी से भी, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक्स, सारे से आप लोग को हम क्वेश्चन कराए। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा आप लोग को, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले जितने भी आप लोग क्लास हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो और जीके के जितने भी क्लास हुए हैं, रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस क्लास आप लोग के लिए हम करा चुके हैं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आने वाले समय में और भी मैथ जैसे हो गया तो उसका भी आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस क्लास हम जरूर लेकर आएंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखिए, आप लोग को पीडीएफ की बात करें तो आंसर उसमें हम टिक लगा कर नहीं देंगे, बल्कि आप लोग को क्लास देखना होगा, उसके बाद आप लोग पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।